हेलो एवरीवन। मेरा नाम रुद्रांश है और ये हमारा फोर्थ सेशन है। लेकिन हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सेकेंड लॉ, कार्नोट साइकिल एंड एंट्रोपी। हम ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। इससे रिलेटेड हम 100 प्लस ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जो कि हेल्पफुल होगा जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के लिए। तो ये सेशन हम 100 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे एक ही वीडियो में। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस सेशन जो कि हेल्पफुल रहेगी कि आप कुछ क्वेश्चन में अगर फंस रहे हैं तो आप उसे किस तरह ट्राई कर सकते हैं या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो हम डिस्कशन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें बोल रहा है साइकिल ऑफ प्रेशर पीवी डायग्राम इज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये पीवी कोऑर्डिनेट दे रखा है, एसी दे रखा है एंड बीसी। ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम साइकिल ऑन टीएस डायग्राम हमें बनाना है, ठीक है ना। एंड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरह रिप्रेजेंट होगी। तो एक चीज जानते हो आप कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है एंड ये कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर जो होती है टीएस डायग्राम में, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर की, तो स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम जो रहता है वो ज्यादा रहता है एंड स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो भी एसी है, बीसी है, और एसी की स्लोप बीसी से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर एसी ये है, एसी कांस्टेंट कर दिया ना, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया तो गलत हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर तो गलत हो गया, ठीक है ना। इसे हम बाद में देखते हैं ना, अब ये देखते रहते हैं कि मतलब बीसी ये स्लोप है और एसी, तो एसी की स्लोप बीसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो सही दे रहा है। एंड एबी आइदर या तो आइसोथर्मल हो जाए या तो टेम्परेचर कांस्टेंट या एडियाबैटिक हो जाए। तो एडियाबैटिक में आइसेंट्रोपिक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एक यहाँ पर आइसेंट्रोपिक बताया गया है, तो ठीक है, हम इसे मान सकते हैं। अभी देखो एबी की स्लोप ये देखो, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा या आइसेंट्रोपिक होगा। तो ये तो गलत हो गया, ए बी की हमें स्लोप दे रहा है तो ये गलत हो गया। फिर देखो ए बी कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ दे रहा है, आइसोथर्मल दे रहा है, बट बीसी की स्लोप जो है, बीसी की स्लोप ज्यादा है एसी से, तो ये भी गलत हो गया। हमें पता करना था स्लोप ऑफ, हमें पता है कि स्लोप ऑफ एसी विल बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ व्हाट, बीसी। हमें यही बस चेक करना था सारे डायग्राम में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सारे ऑप्शंस को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लें। यहां बोल रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू अ परफेक्ट गैस, ठीक है, परफेक्ट गैस के लिए विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डीवी, ठीक है। यहां डेल क्यू दे रखा है, डेल क्यू जो है वो प्रॉपर्टी नहीं, जो चीज प्रॉपर्टी नहीं है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। ये केवल रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला हो गया, ये रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला है। Q is equals to TDS is for the reversible only, रिवर्सिबल के लिए है एप्लीकेबल, ये भी रिवर्सिबल के लिए, क्योंकि Q is equals to TDS हो गया। लेकिन TDS is equals to DU plus PdV, आप इसे देखोगे तो यहाँ पर टेम्परेचर इज अ प्रॉपर्टी, एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी,
pressure and volume is also a property. So this equation is having all terms as a property, तो ये applicable हो जाएगा both reversible में भी और irreversible में. तो right option will be option number C, क्योंकि यही सिर्फ इक्वेशन ऐसा है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज है. ऑल यूनिट्स आर प्रॉपर्टीज, इसलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए भी करेक्ट होगा. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस थर्ड क्वेश्चन, इसमें बोला है, ये देखो सब ESC के प्रॉब्लम्स है. इसमें बोला थ्रॉटलिंग प्रोसेस अंडरगॉन बाय अ गैस, जो कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है जो गैस के थ्रू एक ऑरिफिस से, ठीक है, इज शोन बाय स्टेट इन द फॉलोइंग फिगर. यहां पर दिया है ये ऑरिफिस है, ये क्या है, एक ऑरिफिस है, एक ऑरिफिस हो गया, यहां से गैस जा रही है और यहां से गैस निकल रही है. सी, हमने थ्रॉटलिंग प्रोसेस में पढ़ा है कि वर्क डन 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है, ठीक है, और काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो एंथैल्पी 1 इज इक्वल टू एंथैल्पी 2 हो जाता है, और घूम फिर के यहाँ टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू टेम्परेचर 2 हो जाता है. ये हमने पढ़ा. ये अबाउट थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमारे लिए assumptions हम ये फॉलो करते हैं और ये आ जाता है. बट ये टेम्परेचर 1 एंड टेम्परेचर 2 जो कांस्टेंट है, वो अगर हम TS डायग्राम में बताएं, TS डायग्राम में अगर हम बताएं तो ये ऐसा कोई प्रोसेस है, और थ्रॉटलिंग इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस. नो, तो यहाँ 1 टेम्परेचर, यहाँ 2 टेम्परेचर, और इंटरमीडिएट जो रहेगा ना, यहाँ पर टेम्परेचर का ड्रॉप होता है, यहाँ टेम्परेचर का ड्रॉप रहता है, बट T1 इज इक्वल टू T2 हो जाता है, ठीक है. एंड पॉइंट्स में टेम्परेचर सेम रहेगा, बट इन बिटवीन द प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज ये डिक्रीज करता है. तो यहाँ पर क्या इस तरह रहेगा, इंटरमीडिएट टेम्परेचर भी सेम रहेगा? नहीं. अगर हम इसे 2 पॉइंट देते हैं, इसे 3 देते हैं, तो हमारा ये एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा, क्योंकि ऑरिफिस है, ऑरिफिस के बीच में जहां पर पास हो रहा है तो वहां टेम्परेचर का ड्रॉप होता है. तो ये गलत हो गया. फिर देखो, टेम्परेचर 1 एंड 3 में कांस्टेंट होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया. 1 एंड 3 में सेम रहना चाहिए, तो गलत हो गया. 1 एंड 3 में सेम है और इंटरमीडिएट डाउन है, तो ये सही हो गया. ओके, समझ आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहां बोला है विच वन ऑन द फॉलोइंग TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम of steam shows the reversible and irreversible process correctly. देखो, रिवर्सिबल अगर बोला है, फॉर रिवर्सिबल एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना, एंट्रोपी शुड बी कांस्टेंट और चेंज इन एंट्रोपी विल बी 0. बट इरिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीज करेगी, और चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव. ओके, ये रिवर्सिबल के लिए है और ये इरिवर्सिबल के लिए. ओके, अगर हम ये डायग्राम देते हैं, दिस इज फॉर द रिवर्सिबल, तो ये तो सही है. लेकिन यहां देखो एंट्रोपी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. एंट्रोपी क्या रिड्यूस होगी इरिवर्सिबल में? तो गलत है. यहां एंट्रोपी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, गलत हो गया. कम हो रही है ना, देखो यहां से कम हो रही है. अगर हम सेकंड देते हैं तो वहां पर रिवर्सिबल इज करेक्ट, क्योंकि वहां पर डेल्टा एस 0 है. बट यहां पर एंट्रोपी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, गलत. थर्ड वाले में देखो, यहां पर एंट्रोपी का इंक्रीज, यहां भी इंक्रीज, तो ये सही है, और ये तुम्हारा कांस्टेंट था. अभी डी को भी चेक कर लेते हैं इसी बहाने. यहां पर कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, तो इसलिए ये गलत. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next is, when a system undergoes a process such that, देखो यहां पर बोला है कि इंटीग्रल del Q by T is equals to 0 and
डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया कि डेल्टा एस जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो वो हो जाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी अगर जीरो हो रहा है, यानी वो हीट का इंटरेक्शन तुम्हारा हो गया जीरो, तो वो कैसा प्रोसेस हो जाता है? जहां पर हीट का इंटरेक्शन ही नहीं है तो वो एडियाबैटिक हो जाता है, ठीक है। Adiabatic and irreversible. So option A is correct. Option A is correct. Okay. Option A is correct. Next question देखते हैं. Consider the following statement. When a perfect gas enclosed in a cylinder piston device executes a reversible adiabatic expansion प्रोसेस, देखो इस चीज को ध्यान देना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, तो क्या एंट्रोपी इंक्रीज होगी? जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है तो चेंज एंट्रोपी विल बी जीरो, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी क्या? नहीं, एंट्रोपी तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये तो गलत हो गया। अभी चेंज एंट्रोपी क्या जीरो रहेगी, एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग विल बी जीरो, ये भी सही है। तो तीनों 2 and 3 विल बी राइट आंसर। तो आपको समझ आ गया हो, क्योंकि हीट इंटरेक्शन तो बाहर की तरफ हो नहीं रहा है, तो जो हम एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग बोलते हैं, सराउंडिंग में ये भी जीरो और ये भी जीरो, तभी तो डेल्टा एस जीरो, ये भी तुम्हारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो 2 and 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ 100 kg मास अंडर, ये देखो 100 kg दे रखा है, मास अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच इट्स स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीजेस फ्रॉम इतना से 0.3 टू 0.4, इंक्रीज कर रही है। एंट्रोपी अगर इंक्रीज कर रही है तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो 100 इंटू चेंज कर देंगे तो 100 इंटू 0.4 माइनस 0.3, इतनी सिस्टम में एंट्रोपी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बट एट द सेम टाइम ये तुम्हारा डेल्टा एस सिस्टम आ रहा है, ठीक है, एस सिस्टम, ये कितना हो गया? 10, बोल सकते हैं 10, ओके। एट द सेम टाइम द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीजेस फ्रॉम 80 से 75 हो गया, मतलब -5। सराउंडिंग की अगर बात करें तो हो गया -5, तो टोटल निकालेंगे तो नो डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। ये ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? क्या रिवर्सिबल हुआ? नहीं, ये तो गलत। मान लो ऑप्शन से देखो, रिवर्सिबल है नहीं, इम्पॉसिबल है नहीं, इरिवर्सिबल है, हाँ सही, सिंपल है। इरिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो तो इरिवर्सिबल, ग्रेटर देन जीरो इज इरिवर्सिबल, ओके। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला गया है, जैसा हमने पहला क्वेश्चन देखता था ना, वैसा ही है इसमें भी, कि एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल दे रखी है, 1 से 2, 2 से 3 एंड 3 से 1। यहाँ टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट बताया गया है, ठीक। यहाँ तुम्हारा एंट्रोपी कांस्टेंट बताया गया है, मतलब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब हमें पता है कि एडियाबैटिक की स्लोप पीवी में, एडियाबैटिक की स्लोप किसकी? एडियाबैटिक, मतलब 3 to 1 should be greater than slope of 1 to 2। 3 to 1 से 1 to 2 की ज्यादा होनी चाहिए। अब हम देखेंगे 3 to 1, ठीक है ना, 3 to 1 ये रहा एंड 1 to 2 ये रहा, तो स्लोप किसकी ज्यादा है? 3 to 1 की ज्यादा होनी चाहिए, तो ये स्लोप ज्यादा है इसकी, ठीक है, और इसकी कम है, तो हमें ये तो सही लग रहा है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे 3 to 1 क्या स्ट्रेट हो सकता है क्या? पीवी डायग्राम में ये कर्व ही होने चाहिए थे, और दोनों ये कर्व रहेंगे, पीवी डायग्राम में दोनों कर्व होने चाहिए। अभी हमने 3 से 1 स्ट्रेट था, ये भी स्ट्रेट है तो गलत कर दो, 3 से 1 स्ट्रेट हो गया, गलत कर दो, 3 से 1 ये कर्व है और 1 से 2 ये भी कर्व है, ये तो ठीक है, दोनों कर्व है। स्लोप किसकी? 3 से 1 की ज्यादा है, हम दोनों ऑप्शन को बोल सकते हैं अब तक करेक्ट। अब देखते हैं हम 2 से 3। 2 से 3 बोल रहा है आइदर ये तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए, आइदर कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम रहना चाहिए। तो हमने देखा इन दोनों ऑप्शन में
ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है क्या, नहीं है, तो कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो हमने देखा सारे ऑप्शन में हमने ट्राई किया, कॉन्सेप्ट अपना लगाया, फिर ऑप्शन ये हमने इससे एलिमिनेट कर दिया कांस्टेंट प्रेशर टर्म से, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम चेक करा, और दो कंडीशन से हमारा आंसर आ गया। ओके, तो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला है 4 प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल दिया है, ठीक है, ऑन टीएस प्लेन, सीक्वेंस दिया 1 2 3 4, द करस्पॉन्डिंग करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है ऑफ दीज प्रोसेसेस इन पीवी प्लेन। देखो 1 2 3 4 दे रहा है टीएस में, अब हमें बताना है पीवी में क्या रहेगा। एक चीज देखो कि स्लोप 1 और स्लोप 2, स्लोप 2 इज ग्रेटर देन, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1, हम ये बोल सकते हैं ना। ओके, एंड दिस इज isothermal and this is adiabatic, so slope of and slope of 4 should be greater than slope of 3। हमने यहां देखा कि स्लोप ऑफ ये दोनों कर्व हमारी जाएंगी, ये दोनों कर्व भी रहेंगी, पीवी में जाएंगी तो ये दोनों कर्व हो जाएंगी, ये कर्व हो जाएंगी, और ये दोनों जो रहेंगी, ये कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, ये स्ट्रेट हो जानी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट हैं। अब ये देखो स्लोप किसकी ज्यादा है, 2 की ज्यादा है, 2 की ज्यादा है तो मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, तो मतलब C क्या हो गया, 2 हो गया, B कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमें सीक्वेंस मिल गया ना, फिर ये 3 एंड ये 4, सिंपल। मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इसे किया और जल्दी जा सकता था, ठीक ना। आपको दिख रहा है कि ये कांस्टेंट प्रेशर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आपने देखा कि 1 2 3 4 को किस तरह लिखोगे, आप B लिखोगे, फिर C लिखोगे, फिर व्हाट, इसे रेस कर दूं, ये आप D लिखोगे, फिर आप D लिखोगे, फिर A लिखोगे। सो ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल, देखो थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए बात कर, एक तो बात ध्यान रखो साइकिल और इरिवर्सिबल, इट इज नेसेसरी दैट, देखो हम लगाते हैं क्या, क्लॉसियस इनइक्वालिटी, क्लॉसियस इनइक्वालिटी हमें यहां से मिलता है, पता चलता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी शुड बी लेस और इक्वल्स टू 0। लेस जब रहेगा तो इरिवर्सिबल के लिए रहेगा, एंड इक्वल्स टू 0 रहेगा तो रिवर्सिबल के लिए रहेगा। अगर यही चीज ग्रेटर हो गई तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल साइकिल। ओके, अब यहाँ इरिवर्सिबल की पूछा था तो ये होगा क्या, ये तो रिवर्सिबल का केस है, ग्रेटर देन तो दोनों गलत हैं, इम्पॉसिबल साइकिल आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बचा लेस वाला, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0। तो यही हमने बताया था, लेस देन 0 के लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल, ग्रेटर अगर हो गया तो इम्पॉसिबल। तो ये हम डायरेक्ट पढ़ चुके हैं। सो इजी क्वेश्चन, कैसा, हम इसे टैग भी देते जाते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन, ठीक है। अभी 11th क्वेश्चन देखते हैं, अभी देखते हैं, हम इसमें टैग देते जाएंगे, जिससे हम बाद में अगर कभी भी होगा ना कि यार कुछ डाउट है या कुछ, जैसे यूजुअली मैं मार्क कर देता हूं कि स्टार मार्क क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको कुछ पॉइंट्स में इशू करने के लिए या थोड़ा सा डाउटफुल हो जाने के लिए वो क्वेश्चन, तो ऐसा हम देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर हमें कंप्लीट उसका आंसर मिल जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इजी है। अगर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यार देयर वाज समथिंग यू नो व्हिच वी कैन मिस आफ्टरवर्ड्स, तो हम उसे थोड़ा सा मॉडरेट में डालेंगे, एंड विच इज ट्रूली डिफिकल्ट शायद वो ऐसा क्वेश्चन ना भी मिले, तो हम ज्यादातर इजी एंड मॉडरेट में ही चीजों को रखेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसका मेरे पास आंसर नहीं है तो वो मैं उसे डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल दूंगा। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, पहले बताया इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। सी मैंने प्रीवियस सेशंस में भी बताया है कि कभी भी ऑलवेज है एंड ओनली, ये दो वर्ड हैं जो कि थर्मोडायनेमिक्स और कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काफी बार यूज हो जाते हैं।
इसमें हमें थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। अभी देखते हैं, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो गया। अब हम किसका समझे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। नो, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करेगी, ऐसा बोला। एंड द सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ ऑल द बॉडीज टेकिंग पार्ट इन अ प्रोसेस ऑलवेज इंक्रीजेस। सम ऑफ एंट्रोपी जितने बॉडी की रहती है ये तो इंक्रीज करती है, ये हमने पढ़ रखा है पहले भी। वंस क्रिएटेड एंट्रोपी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी हमने पढ़ रखा है। 2 और 3 को तो हमने पढ़ रखा है। ऑप्शन हमने 1 को कुछ नहीं बताया, लेकिन 2 और 3 इज करेक्ट। 2 और 3 इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो 2 और 3 दोनों को सही बोल रहे हैं, और एक आ रहा है 1 2 3। अब हम फंस गए। अगर 2 और 3 सिर्फ आंसर में होता, ये ऑप्शन ना होता, तो हम तो आंसर सीधे मार के निकल गए होते। अब लेकिन देख लेते हैं कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, अगर हम ऐसा बोलते हैं तो एक चीज ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि एंट्रोपी हमेशा हमारी क्या हो, इंक्रीज हो। क्यों, इसका देखिए। क्योंकि यहां पर दे रखा है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, और यहां पर हमें डिफाइन ही नहीं किया कि एंट्रोपी किस चीज की। तो जब नहीं डिफाइन किया तो एज ए स्टैंडर्ड हम लेंगे क्या, सिस्टम की बात हो रही है, ठीक, सिस्टम की बात हो रही होगी। तो हम जानते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी, ये कंपलसरी नहीं है कि सिस्टम की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, ये हम जानते हैं कि या तो पॉजिटिव या फिर जीरो और या फिर निगेटिव रह सकता है, ठीक है ना। ये तीनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन यही चीज सिस्टम की भी है और सराउंडिंग की भी है, सराउंडिंग की भी है। लेकिन टोटल या यूनिवर्स की हम बोलते हैं, यूनिवर्स की या तो जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम अगर देखा जाए दोनों चीजों से, अगर ये इस चीज को बोला है यूनिवर्स, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया यूनिवर्स को, तो हम इसे क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखो इसे हमने हटा दिया। अब हम देखते हैं सराउंडिंग एंड सिस्टम के लिए इंक्रीज जीरो और निगेटिव जा सकती है, तो क्या ऑलवेज इंक्रीज होगा क्या सिस्टम और सराउंडिंग के लिए, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये गलत हुआ तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। तो इस चीज को समझना है। ये थोड़ा सा हमने इसे मीडियम कैटेगरी में डाल दिया। कैसे डाला, मीडियम कैटेगरी, क्योंकि यहां पर हमें ये समझना है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर कभी भी कोई बोल दे कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है, एंट्रोपी किस चीज की, सिस्टम एंड सराउंडिंग की, वो जीरो भी चली जाएगी और निगेटिव भी चली जाएगी। लेकिन जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, या फिर रिवर्सिबल कंडीशंस में या आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी हमारी जीरो भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान देना है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी, मतलब टीएस डायग्राम अगर हम बना रहे हैं, द एरिया अंडर द कर्व वुड गिव द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। सर अगर एरिया अंडर द कर्व, ये तुम्हें W भी देता है एंड हीट सप्लाइड, दोनों चीजें देता है, ठीक है ना, साइकिल की अगर बात करें, ठीक। और अगर ऐसा कोई कर्व है तो एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू हीट सप्लाइड, ठीक। ये दोनों चीजें हमें मिल जाती है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ठीक है, सही है, ओके। द एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वर्क, एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीट पर डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर। सर गलत, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वर्क ऑब्टेनेबल नहीं, विच इज अनअवेलेबल। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझिए। एंट्रोपी सिंपल अगर देसी भाषा में तो सब कहते हैं रेंडमनेस है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस है। इस चीज को समझिए कि कोई रूम है जो काफी मेसी है और एक रूम है जो कि बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है ना। एक पूरा मेसी है और एक ऑर्गेनाइज्ड है। अगर हमने वहां पर डाल दी एक की और यहां पर एक रख दी की, ये हमें पता है कि कबर्ड के इस कोने में पड़ी है। एक है कि पूरे रूम में आपको जाके ढूंढना ही ढूंढना है, तो आप कहां से की को जल्दी निकाल लोगे। तो ऑब्वियसली जो कि ऑर्गेनाइज होगा, हमें पता होगा कि हम वहां जाएं और निकाल लें, ठीक है।
तो क्या होता है कि अगर हमने जो एनर्जी, मतलब यहां पर एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी हाई हो गई और यहां एंट्रोपी कम है, तो जो भी बॉडी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, जिसमें कोलिजन एंड मूवमेंट्स कम रहते हैं, उसकी एंट्रोपी हमेशा कम रहती है। इसीलिए थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो कि परफेक्टली ऑर्डरली अलाइंस्ड मैटर होते हैं, उनकी एंट्रोपी क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो, टेम्परेचर जीरो, क्योंकि वो कम होती जाती है। उसमें एंट्रोपी, उसमें मतलब अनअवेलेबल जो वर्क की कंडीशन रहती है कि हम वो उसमें कम मिलता है, मतलब हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी सिस्टम की मिल रही है। यहां पर हमें अब अनअवेलेबल एनर्जी ज्यादा हमें मिलती है, विदाउट अवेलेबल एनर्जी हमें कम ऑब्वियस मिलेगी। इसे और हम दूसरे चीजों से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास कोई गाड़ी है, आपने यहाँ पर पेट्रोल डाला और पीछे से निकल रहा है क्या, धुआं, क्या निकल रहा है, स्मोक, स्मोक निकल रहा है। तो ये आपकी अवेलेबल एनर्जी थी या हीट सप्लाइड आपने जो दी, और ये जो है ये भी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आप अनयूजेबल, अनअवेलेबल है। ये क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है, जिससे आप वर्क जनरेट नहीं कर सकते। अगर वर्क हम जनरेट कर पाते तो हम क्यों बोलते कि हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए। हम बोलते हैं बार बार कि एनर्जी सेव करो, एनर्जी, क्योंकि जो भी हम एनर्जी यूज कर रहे हैं जिससे हम वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो अगर खत्म हो जाएगी तो अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स में बढ़ रही है वो ज्यादा हो जाएगी, वो उसका हम कुछ यूज नहीं कर सकते। अगर हम यूज कर पाते तो गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे थे, हम उस गाड़ी को चला रहे हैं, फिर हम उसमें धुआं डालते और गाड़ी को और चला लेते, तो हमें क्या जरूरत पड़ती दोबारा पेट्रोल भराने की, नहीं करती, क्योंकि वही बार बार सिस्टम में चलता रहता। तो ये इसलिए बोल रहा है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ वर्क ऑब्टेन नहीं, इसे हम करेक्ट डेफिनेशन बोलेंगे। एक मिनट मैं बताता हूं, ये इसे बोलेंगे एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ systems thermal energy per unit temperature that is unavailable for doing useful work। ठीक है, इसे ये बोलेंगे कि अनअवेलेबल, जो कि वर्क अनअवेलेबल है फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। तो ये गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था ना, तो इसे भी आप इस चीज को बस दिमाग में रखिए, इसे भी हम मीडियम कैटेगरी में कर रहे हैं ना, मीडियम में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो ये सही बात है, और रीजन बोल रहा है कि एनर्जी डज नॉट डिग्रेड ईच टाइम इट फ्लोज थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। ये नहीं डिग्रेड करती, ये डिग्रेड तो करती, तभी तो सेकंड लॉ आ गया, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब इसे समझते हैं, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी क्या है। एक्चुअली कोई भी हमें सिस्टम में, अगर कोई भी साइक्लिक सिस्टम में हमें वर्क प्रोड्यूस कराना है तो हमें कुछ हीट देनी पड़ेगी, वहां से हमें कुछ वर्क मिलेगा, बट इट इज कंपल्सरी कि हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट हम सिंक में डालें, सिंक में, ठीक है ना, सोर्स यहां पर था, सोर्स यहां है, और सिंक में हम रिजेक्ट करें, तभी वो कह रहा है कि ये क्या होता है, डिग्रेड करती है एनर्जी, डिग्रेड, यहां से हम डिग्रेड कर देते हैं एनर्जी को या लॉस कर देते हैं। तो और इट इज नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, अगर ये होता तो ये पीएमएम2 हो जाता। इसे क्या बोलते हैं, अगर इक्वल टू हो जाता तो पीएमएम2 100% एफिशिएंट सिस्टम, जो कि इट इज अनएबल टू मेक सच काइंड ऑफ सिस्टम। दैट्स व्हाई सेकंड लॉ जो होता है हम उसे लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो, तो ये सही है। और एनर्जी डज नॉट डिग्रेड ईच टाइम थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये गलत होगा, डिग्रेड तो करेगी ही करेगी अगर हमें साइकिल को रन कराना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा इजी वन, ओके। अभी देखते हैं नेक्स्ट,
Let's see next question. Which one of the following sets of thermodynamic laws relations is directly involved in determining the final properties during adiabatic mixing? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अब देखो adiabatic mixing में आप क्या करते थे? मिक्सिंग में आप क्या करते थे? पहले आप क्या करते थे कि मास कंजर्वेशन लगाते थे. मास कंजर्वेशन में आप क्या लगाते थे? मास कंजर्वेशन. और मास कंजर्वेशन में आप PV अपॉन RT करके मास बैलेंस करते थे. यानी आप लगा रहे हो परफेक्ट गैस इक्वेशन ना. ये हो गया परफेक्ट गैस इक्वेशन. ठीक है, ये परफेक्ट गैस इक्वेशन हो गया. अभी दूसरा चीज आप फिर लगाते थे एनर्जी बैलेंस करने के लिए Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W ना. और वर्क डन अगर हो रहा है तो आप कंसीडर करोगे, नहीं करोगे तो यहाँ पर आप फर्स्ट लॉ लगाते थे. क्या लगाते थे? एडियाबैटिक मिक्सिंग में फर्स्ट लॉ. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें और सुन लो, थोड़ी सी बातें जो कि जरूरत है. देखो, अगर आपसे कोई कहे कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आप किस लॉ से करते हो, तो होता है जीरोथ लॉ. अगर बात आ गई कि फाइनल टेम्परेचर का हम कर रहे हैं कैलकुलेशन नो, दो बॉडी को लेके और इक्विलिब्रियम में ला रहे हैं, तो वो होता है फर्स्ट लॉ से. ठीक है, इसके बाद अगर बात आती है कि नो हीट ट्रांसफर के लिए ना, हीट ट्रांसफर के लिए कौन सा लॉ हम यूज करते हैं, तो सेकेंड लॉ यूज करते हैं. क्योंकि हीट ट्रांसफर हमें बताता है क्या कि हॉटर से कोल्डर ही फ्लूइड जाएगा, टेम्परेचर हमारा ड्रॉप होगा, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है. इस वजह से हम सेकेंड लॉ होते हैं. और अगर लॉ ऑफ डिग्रेडेशन, इसी को ही बोलते हैं लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, जो बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, हम सेकेंड लॉ को बोलते हैं. इसके अलावा एक लॉ और आता है जो कि बताता है, एक ये हो गया, एक और था, एक मिनट में बता दे रहा हूं. Here I have written this. एक पॉइंट और मिस कर रहा हूं यहाँ पर. हीट ट्रांसफर ऑकर्स हो गया और केमिकल रिएक्शन. हाँ, एक बात आएगी कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो हम कौन सा लॉ प्रेफर करते हैं, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम में अटेन करता है, तो सेकेंड लॉ के लिए ही केमिकल रिएक्शन भी डिफाइंड है. तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं. सेकेंड लॉ के लिए हीट ट्रांसफर जो ऑकर करता है वो सेकेंड लॉ पे रहता है. केमिकल रिएक्शन वाला जो लॉ रहता है वो भी सेकेंड लॉ, एंड लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी वो भी सेकेंड लॉ. और फर्स्ट लॉ में कौन सा, एडियाबैटिक मिक्सिंग के लिए भी यूज होता है ये. ठीक है, इतनी सी बात नहीं. ओके, सो 14th का डी हो गया, 14th का डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज द लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ओके, यहां पर बोला है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड कन्वर्ट्स द एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट वर्क. ये तो गलत है. अ क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज वर्क और एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग. तो ये भी गलत है. वो तो कर सकता है क्लोज सिस्टम में. एंड सेकेंड लॉ एस्टेब्लिश द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी. ठीक है, तो एंट्रोपी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर बोल दिया है. एंट्रोपी तो ठीक है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये भी गलत हो गया. ओके, तो हमारा सिर्फ करेक्ट हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यस, तो ओनली वन. लेकिन विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट. देखो यहाँ पर ऑप्शन में दिया था करेक्ट, जब एक्चुअली क्वेश्चन हो जाए इनकरेक्ट. तो इनकरेक्ट होगा 2, 3, 4. 2, 3, 4 तो भी सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसमें. क्योंकि हाँ, अच्छा मैं यहाँ पर बता देता हूँ. परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड. देखो फर्स्ट काइंड क्या होता है, पीएमएम अगर हम 1 बोल रहे, क्या बोल रहे हैं कि उसे एनर्जी नहीं मिल रही, क्यू 0 है, बट वो दे जरूर रहा है, इज नॉट 0. मतलब खा कुछ नहीं रहा है बट एनर्जी दे रहा है. दूसरा होता है पीएमएम 2. वो क्या बोलता है कि हम खा रहे हैं एनर्जी
और दे कितना रहे हैं, पूरी दे रहे हैं, कुछ हीट लॉस नहीं कर रहा है, मतलब 100% एफिशिएंसी के साथ चल रहा है, जो कि इम्पॉसिबल। तो ये PMM1 एंड PMM2 होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई, बस इतना काफी है। फिर 16th क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज heat engine receives 1000 kilowatt of heat at constant temperature 285 degrees Celsius and rejects 492 kilowatt of heat at 5. Consider the following thermodynamic cycles: Carnot, reversible and irreversible. So which one of these could possibly be executed by the engine? कैसी साइकिल बन जाएगी? रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कार्नॉट है। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको सबसे पहला काम करना चाहिए क्या, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या सच में इस कंडीशंस में साइकिल पॉसिबल है कि नहीं। अब पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए सिंपल सा चीज है, अगर हमें इंजन दे रखा है, ये हमारा इंजन है, यहाँ से हमें 1000 किलोवाट आ रही है और यहाँ से कुछ निकल रहा है, कितना 492 किलोवाट निकल रहा है, और 285 प्लस 273 आप करोगे, और 273 तो 8 15 का 5 कर लगा 1 5 कितना 558। ठीक, ये हो गया। ये 558 केल्विन आ गया। ठीक, और यहां पर नीचे क्या आ जाएगा, 273 प्लस 5 278 आ गया। ओके, इतनी सी बात आ गई। अब हमें यहां से 492 दिया था, 492 उसका आप रिवर्स करोगे तो 08 आ जाएगा, तो 508। अब हमें दो चीजें देखनी है, दो एफिशिएंसी हम निकालेंगे। एक तो होगा कि एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी, एक होगा एफिशिएंसी एक्चुअल। तो एक्चुअल निकालने के लिए तो बस इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 50.8% आ गया। ओके, अब देखते हैं कि हमें अगर वो निकालना है तो 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, 278 अपॉन 558। देखो 558, अब आपको इसे डिवाइड करना है, तो इसे बेटर थिंग इज कि आप इस तरह के क्वेश्चन जब भी करें तो 1 माइनस ना करके आप सिंपल टी हायर माइनस टी लोअर दोनों को माइनस कर दे अपॉन टी हायर कर दे, तो 558 हो गया। इन दोनों को माइनस करना है, तो 1 हो गया, 8 हो गया, देन 280 आ गया। अब जब 280 आ गया, अब आपको डिवाइड करना है, तो इससे हमने ले लिया क्लोज टू 560, ये कैंसिल हो गया, 16 5, तो ये तुम्हारा आ रहा है 50% के करीब। देखो 50% के करीब आ रहा है मैक्सिमम, और ये हमने बड़ा कर दिया था तो छोटा आ रहा है, जबकि ये हमने क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया, इसलिए वैल्यू छोटी आ रही है। अगर हम कम करते तो बड़ी आती, मतलब इतना ही करीब करीब आता कार्नोट साइकिल में। अब इसे आप बहुत एग्जैक्ट अगर निकालना है तो 50, एक मिनट कर देता हूँ, इसे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में देखो टाइम लगेगा। ये आपने क्योंकि राउंड फिगर आप कर रहे हो, 280 डिवाइड बाय 558, तो ये 50.17 आ रहा है। देखो 50.17 बहुत क्लोज टू आ रहा है 17। देखो एफिशिएंसी मैक्सिमम इज लेस देन एफिशिएंसी एक्चुअल। जब एफिशिएंसी एक्चुअल ज्यादा है, एफिशिएंसी मैक्सिमम कम है, तो ये ऐसा इम्पॉसिबल साइकिल, ये कैसी हो गई, इम्पॉसिबल साइकिल हो गई। इम्पॉसिबल साइकिल मतलब ये ना कार्नोट है, ना रिवर्सिबल, ना इरिवर्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप क्लोज टू गए थे, 50.8 आ गया, यहाँ पर 0.17, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की बात थी। कैलकुलेशन आप इसमें रिस्क लेना पड़ेगा आपको, नहीं कि 50.2, अब आप बहुत क्लोजली जाओगे तो 50.2 तक आप जाते हैं, तो 50.8 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the heat a dry saturated steam is throttled from a higher pressure to lower pressure, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एंड स्टीम बिकम सुपरहीटेड।
टेम्परेचर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज करे, एंट्रोपी इंक्रीजेस विदाउट एनी चेंज इन एंथैल्पी। इस चीज को समझते हैं। इसके लिए हम बेटर थिंग इज कि ये क्या है, थ्रॉटलिंग हो रही है। देखो हम अगर एचएस डायग्राम बनाते हैं तो हमें एचएस डायग्राम ये मिल गया, और एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट है तो हमने एंथैल्पी कांस्टेंट बना दी 1 से 2। अब इस चीज को ध्यान दो कि हमारा ये जो प्रेशर है, प्रेशर P1 से जा रहा है P2, प्रेशर ड्रॉप कर रहा है ना, प्रेशर हमारा ड्रॉप कर रहा है हमारा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। प्रेशर ड्रॉप कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अभी प्रेशर ड्रॉप कर रहा है एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो ड्रॉपिंग। अब देखो टेम्परेचर के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर हम थ्रॉटलिंग जब भी कराते थे इसमें टीएस डायग्राम में, VCRS में इस तरह थ्रॉटलिंग होती है, तो थ्रॉटलिंग में क्या होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है एंड टेम्परेचर ऑल्सो रिड्यूसिंग। नो, थ्रॉटलिंग में यही होता है ना, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, लेकिन स्टीम क्या जा रही है, स्टीम क्या जा रही है, सुपर हीट हो रही है, स्टीम सुपर हीट हो रही है। यहाँ पर सैचुरेटेड थी, यहाँ सुपर हीट, तो स्टीम क्या हो रही है, सुपर हीट हो रही है, सुपर हीट हो रही है, ठीक है। तो सुपर हीट, तो ये भी सही है। एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस तो गलत है, टेम्परेचर इंक्रीज गलत है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज एंड एंट्रोपी इंक्रीजेस सही। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एंट्रोपी का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी एंट्रोपी का इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना, S1 से S2 जा रहा है। एंट्रोपी इंक्रीज विदाउट एनी चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंथैल्पी इज कांस्टेंट। तो ये हमें कंक्लूड कर दिया 1, 2 एंड 4, ठीक है। आपको पता है कि हम थ्रॉटलिंग क्यों करते हैं, कि हमारा प्रेशर ड्रॉप हो, प्रेशर ड्रॉप हो, ठीक है, एंथैल्पी हमारी कांस्टेंट रहे और एंट्रोपी हमारी इंक्रीज कर जाए और टेम्परेचर में हमें ड्रॉप मिलता है, ठीक है। ये सारी बातें यहां से हमने देख ली। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4 is correct. Okay. All right, sir. Okay. Next question देखते हैं। इसमें बोला है a real gas obeys perfect gas law, ठीक है ना, एट वेरी। इस चीज को समझो कि जो परफेक्ट गैस डिफाइन हम करते हैं, परफेक्ट गैस, वो उसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं, एक होता है लो प्रेशर एंड एक होती है हाई टेम्परेचर। तो 1 and 2 इस ये हाई टेम्परेचर ओके है, लो प्रेशर ओके, 2 को हमने हटा दिया, 2 हटा, 1 तो ओनली नहीं रहेगा, 1 and 3 इज करेक्ट, 3 हट गया, ठीक है ना। तो 1 and 3 is most appropriate correct answer, ठीक है। अभी बोला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में in which one of the following situations the entropy change will be negative, और यहाँ पर एयर की बात हो रही है, यहाँ भी एयर, यहाँ पर हीट सप्लाइड टू द एयर और एयर, एयर को हम आइडियल गैस कंसीडर करेंगे, एयर आइडियल गैस है, ओके। तो आइडियल गैस के लिए हमने फॉर्मूले देखे, क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू CV ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by P1, डेल्टा एस इज इक्वल टू CP ln T2 by T1 माइनस R ln P2 by P1। एक हमने देखा है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू CP ln V2 by V1 प्लस CV ln P2 by P1। ये 3 इक्वेशन जो होते हैं फॉर एयर एज एन आइडियल गैस के लिए हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी। इसमें एंट्रोपी किलो जूल पर केजी केल्विन होगी, ठीक है ना, और इसे हमें एंट्रोपी करने के लिए किलो जूल पर केल्विन के लिए हम m से मल्टीप्लाई करेंगे। एयर एक्सपेंड आइसोथर्मली, तो कांस्टेंट टेम्परेचर ये 0 हो गया, फ्रॉम P1 टू P2, P1 से P2 मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब P2 by P1 हम रखेंगे, P2 कितना 3/6 मतलब 1/2, इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे पॉजिटिव होगा हमारा एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीजिंग, चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव तो होगा नहीं, तो गलत। अभी एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम वॉल्यूम
टू हाफ द वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, हाफ हो गया, मतलब V2 by V1 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 तो 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, ln 1/2 माइनस में आएगी और ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ओके, द हीट इज सप्लाइड टू एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में, ठीक है, टिल द प्रेशर बिकम्स 3-fold, मतलब प्रेशर हमारा, मतलब P2 by P1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3-fold हो गया, P2 इक्वल 3 टाइम्स ऑफ P1 हो रहा है और ये तुम्हारा 0 हो गया, तो वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव आएगी, तो इसमें पॉजिटिव आ रही है, इसमें निगेटिव आ रही है, इसमें भी पॉजिटिव आ रही है, ऐसा हम लिख देते हैं, इसमें पॉजिटिव। एंड द एयर एक्सपेंड आइसेंट्रोपिकली, आइसेंट्रोपिकली मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट एंड प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 6 to 3, 6 to 3 टेम्परेचर कांस्टेंट 6 to 3, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा कौन सा बोला था, चेंज इन एंट्रोपी कहां पर निगेटिव है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहीं पर निगेटिव आ रहा है। ओके ओके, ऑल राइट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। The heat added to a closed system during a reversible process is given by Q is equals to alpha T plus beta T square। ये heat added दे रखा है। Okay, alpha and beta are constant, so entropy change of the system as its temperature changes from T1 to T2 is equals to, सिंपल सी बात है, आपने जो पढ़ा है इसमें देखो Q हमें दे रखा है अल्फा T प्लस बीटा T स्क्वायर, हमने जो पढ़ा है एंट्रोपी निकालने के लिए ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। अब हमें डेल क्यू निकालना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, डेल क्यू निकालने के लिए, अब डेल क्यू निकालना है तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इतना हम करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा टी हो जाएगा, तो डेल क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा टी ऑफ डी टी हो गया, ये हमारा आ गया, डेल क्यू आ गया। अब हमें अपॉन टी करना है, तो हमने अपॉन टी कर दिया, अब इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से, T1 से T2, तो हमारा आ जा रहा है ना डेल्टा एस फ्रॉम T1 से T2। अभी अल्फा बाय टी, तो अल्फा ln टी आ जाएगा, मतलब T2 बाय T1। ओके, अब देखो यहां से अगर ऑप्शन हमने देखना है, अब सिंपल है कि ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, यही बचा, करना है तो आप आगे कर लो, 2 बीटा, ये तुम्हारा टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो टी आएगा T2 माइनस T1, और ये हमारा हो गया आंसर डेल्टा एस, और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ गए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो आपको तुरंत एलिमिनेट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि अ रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव 6 किलो जूल ऑफ हीट, एक इंजन है जो कि 6 किलो जूल ऑफ हीट ले रहा है फ्रॉम थर्मल रिजर्वायर इट्स 800 केल्विन में एंड 8 किलो जूल ऑफ हीट फ्रॉम द अनदर थर्मल रिजर्वायर एट 600 केल्विन में। अगर वो रिजेक्ट करता है थर्ड रिजर्वायर में 100 केल्विन में, तो थर्मल एफिशिएंसी विल बी अप्रोक्सीमेटली। ये 3 सिस्टम वाला है, 3 सिस्टम है, एक हीट इंजन है जहां से यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां पर रिजेक्ट कर रहा है, ये तुम्हारा 100 केल्विन में है और यहां पर 800 केल्विन में है और यहां पर 600 केल्विन में। ओके, ये सिस्टम, यहां से तुम्हें 6 मिल रहा है, यहां से 8 मिल रहा है, 6 किलो जूल एंड 8 किलो जूल्स यू आर रिसीविंग, और रिजेक्ट कर दे रहा। तो आपको पता है क्या, अब कार्नोट थ्योरम लगाओगे Q बाई टी, तो ये Q1 मान लो, इसे Q2, ऐसे Q3 बोल दो, समझिए। देखो तो Q1 बाय T1 प्लस Q2 बाय T2 इज इक्वल टू Q3 बाय T3, हम इतना बोलेंगे। तो देखो 6 बाय 8 8 बाय इज इक्वल टू Q3 बाय
100 हो जाएगा। अब हमने 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 100 हट गया। ठीक, अब हमने 8 इंटू 6 ले लिया तो 8 गया, 6 6 30, 8 8 64, तो ये कितना हो गया 100 अपॉन 6 8 42 48 इज इक्वल टू Q3 आ गया। हमें Q3 पता चल गया। ठीक, Q3 425 आ गया। ठीक, इतना हमें पता चल गया कि ये आ रहा है। अब हीट सप्लाइड अपॉन हीट रिजेक्टेड हमें निकालना है। कैसे? हीट सप्लाइड अपॉन कितना हीट सप्लाइड हुई अपॉन हीट रिजेक्टेड। तो हीट रिजेक्टेड हमने 12 अपॉन ये 25 अपॉन 12 कर दिया इंटू हीट सप्लाइड 8 6 14 हो गया। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसे हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन आने लगा ना, हमारा बड़ा आने लगा। तो हमने इससे 12 2 24 तो 2 पॉइंट समथिंग 2.1 वगैरह ले रहे हैं या तो 2.0 ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कुछ करीब करीब 2। तो यहाँ से 2 अगर करें तो 14 आया था, यहाँ से 12 आ गया। तो वर्क डन अपॉन 12 अपॉन 14 हम कर दें तो 12 अपॉन 14 2 6 और 2 7 ठीक है ना। तो यहाँ से हमने माइनस किया तो 1 अपॉन 7, तो 1 अपॉन 7 नहीं, ये तो माइनस करना पड़ेगा ना। ये W नेट अपॉन हीट सप्लाइड हमने लिख दिया तो 6 अपॉन 7 आ रहा है। 6 अपॉन 7 कितना हो जाता है? नियर अबाउट 15 माइनस कर दो, नियर अबाउट 15 माइनस करो तो 100 माइनस 15 तो 85% अप्रॉक्स आ रहा है, अप्रॉक्स। तो यहाँ से देखो बॉस, आपको क्या करना पड़ेगा? अप्रॉक्सीमेट जाना पड़ेगा और 85 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पर ही शॉर्ट आउट कर देना चाहिए, तो यहीं पर ही हमें 2 लेके शॉर्ट आउट कर देना था। ठीक है, तो नियरली 85%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तुम्हारा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन बस है कि यहाँ पर एग्जाम टाइम में आपको विदाउट कैलकुलेटर कैसे आपको करना है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ अ प्योर सब्सटेंस एग्जीक्यूट्स रिवर्सिबली अ साइकिल 1 2 3 4 1 कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोकोरिक। मतलब आइसेंट्रोपिक मतलब एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम शोन इन द फिगर। ठीक है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गए, ये तुम्हारे एडियाबैटिक हो गए, दोनों एडियाबैटिक हैं। गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब ये एडियाबैटिक वाले क्या होंगे? देखो टीएस में जाएंगे तो ये हो जाएंगे आइसेंट्रोपिक, मतलब 1 से 4 और 2 से 3 आइसेंट्रोपिक। 1 से 4 आइसेंट्रोपिक हो जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया। 1 से 4 आइसेंट्रोपिक नहीं, 1 से 4 आइसेंट्रोपिक है, ये ठीक है, और 2 से 3 है, हाँ ये भी ठीक है। 1 से 4 है, हाँ 2 से 3 है, 1 से 4 है, 2 से 3 है, ये तो ठीक है तीनों। अभी देखते हैं 1 से 2 ये सॉरी हाँ ये तो तुम्हारे आइसेंट्रोपिक हो गए। 1 से 2 जो कांस्टेंट वॉल्यूम थे वो तुम्हारे कर्व में हो जाएंगे। ठीक है ना, 1 से 2 देखो कर्व होगा तो ये क्या होगा? स्ट्रेट हो गए, तो गलत हो गए, इसे भी हमने हटा दिया। अब हमारे पास बचे 2। ठीक है, अब ये दोनों कर्व में हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि 1 से 2 हमारा कंप्रेशन हो रहा है और 1 से 2 कंप्रेशन हो रहा है, और 2 से 3 हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, दोनों में यही चीज दिखा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। अब देखो 1 से 2 हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग।
जब प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो 1 से 2 में, 1 से 2 में अगर आप देखो तो टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज कर रहा है, 1 से 2 में टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहिए। और 3 से 4 में प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है, 3 से 4 में प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करना चाहिए। तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज करना चाहिए, जबकि इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को, कि क्या हमें देखना है, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि आइसेंट्रोपिक होगा तो ये तो सीधे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। हमने दोनों में स्ट्रेट लाइन चेक कर ली, फिर हमने देखा कि कहाँ हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, जहाँ प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जहाँ टेम्परेचर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है वहाँ टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। हमने दोनों को देखा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि a reversible engine operates between temperature T1 and T2. Energy rejected by this engine is received by a second reversible engine at temperature T2 and rejected to a reservoir at temperature T3. If the efficiencies of the engines are same, then the relationship between T1, T2 and T3. यह आपने बहुत बार लगाया होगा, और यहाँ बोला गया कि एफिशिएंसी सेम है। ठीक है, इसे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा प्रूफ करने में, बहुत बड़ी चीज नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो आप। ये देखो, ये एक इंजन हो गया, और यहाँ एक ये इंजन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर तुम्हारा T2 आ गया, और यहाँ से Q आ रहा है, यहाँ भी इसी तरह तुम्हारा W1 आ रहा है, यहाँ पर तुम्हारा W1 आ रहा है, यहाँ W2 आ रहा है, यहाँ इंजन 2 हो गया, और यहाँ T3 है, और यहाँ T1 है। ठीक है, इस तरह हम कर दें। हमें बताना है कि एफिशिएंसी, हमें क्या बताना है कि एफिशिएंसी हमारी सेम है। एफिशिएंसी 1 इज इक्वल एफिशिएंसी 2, एफिशिएंसी निकालने को 1 माइनस टी ओवर T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T3 बाई T2, ये कैंसिल आउट हो गए, तो T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 एंड T3। ये सिंपल आ गया। तो हमें अब देखो, इसे याद करने का ट्रिक इज कि एफिशिएंसी की जब भी बात होगी तो हम इसी एफिशिएंसी को ऊपर कर देंगे, तो क्या हो गया, जी आ गया। जी मतलब जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, इससे आप याद रखो। जी मतलब ज्योमेट्रिक मीन, तो टेम्परेचर का T1 और T3 का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सिंपल ना। और अगर हाँ, इसी में ही बता देता हूँ, अभी W1 इज इक्वल टू W2 अगर होता है, वर्क अगर कांस्टेंट बता रहे हैं, तो यही तुम्हारा T2 इज इक्वल टू एवरेज आएगा। ठीक है ना, जब वर्क से वर्क का हम एवरेज वर्क निकाल लेते हैं, या समझो एवरेज टेम्परेचर निकाल लेते हैं, तो मतलब एवरेज कैसे निकलेगा, T1 प्लस T3 अपॉन 2 से हम निकालेंगे। दोनों चीज हमारी कवर हो गई। अब हम आगे से इसे तुरंत कर देंगे। ओके, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन बोला है, असर्शन बोल रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग between two limits T1 and T2 is maximum. एफिशिएंसी होगी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये बोला है, ठीक है। अभी एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन द इरिवर्सिबल इंजन, ये भी ठीक है। क्या लेकिन रीजन है क्या, रीजन है क्या, नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबल इंजन में जो हीट लॉस होता है वो बहुत मिनिमम रहता है ना, मिनिमम हीट लॉस होता है, और हीट रिजेक्ट करते हैं, इस वजह से उसकी एफिशिएंसी हाई हो जाती है। तो बोथ आर करेक्ट बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, तो इंडिविजुअली दे आर करेक्ट। ओके, तो 24 का बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, जीरोथ लॉ इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, ये मैं पहले ही बताया है, ये ठीक है। एंट्रोपी इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो गलत है, सेकंड लॉ होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी गलत है, ओनली टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर ओनली बता रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, अगर वैसे देखेंगे तो हम मास मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, और कई चीजों पे डिपेंड करता है। वंडर वॉल इक्वेशन इज रिलेटेड टू आइडियल गैस, ये भी गलत है, आइडियल गैस के लिए नहीं होता वंडर वॉल इक्वेशन, ये होता है रियल गैस के लिए। किसके लिए, रियल गैस के लिए। और क्या रहता है, P प्लस स्मॉल ए अपॉन वी स्क्वायर इन ब्रैकेट V माइनस P इज इक्वल टू RT, ये अपना वंडर वॉल इक्वेशन रहता है। इसके लिए, रियल गैस के लिए, किसके लिए, रियल गैस के लिए, इस चीज को याद रखिए। तो हमने सारा डिस्कस किया, तो सब तीनों गलत हो गए।
तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. विच आर करेक्ट? तो ओनली ऑप्शन नंबर ए. मैं बता रहा हूं कि क्या मेरा कहने का क्या है. आप आंसर देख रहे हो ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो जीरोथ लॉ का एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये टेम्परेचर पे होता ही है, क्योंकि हमने पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके. एंट्रोपी आप पता है कि सेकंड, मतलब हर एक का एक डिस्कशन है जो कि आपको याद रह जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर आ गया. इसलिए आप जब ये कन्वर्सेशन को जब हम डिस्कस कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे, तो ये दिमाग में सेट हो जाएगा आपके. ऑलराइट, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन अ कार्नोट साइकिल, वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिंक. तो एफिशिएंसी निकाल. अब देखो इसके एफिशिएंसी मैं कैसे निकालूंगा. 1/4 दिया है, वर्क हमें निकल रहा है, जितना हीट ट्रांसफर हो रहा है टू द सिंक. इस चीज को ध्यान रखना, ऑफ हीट टू द सिंक. अब मैं जानता हूं कि यहां से हमें हीट सोर्स से आ रहा है, यहाँ सिंक से जा रहा है, यहाँ हमें W. अब सिंक को हमने मान लिया कि 4 जा रहा है, तो W हमें 1/4 मिलेगा, तो 1 मिलेगा, यानी ये 5 हो गया, खत्म. तो 1/5 इज इक्वल टू 20%, तो 20% विल बी आवर आंसर. सो सिंपल. ठीक है, इस तरह हो जाते हैं क्वेश्चन. ठीक है सर, समझ आ गया आपको. इस तरह हम करते हैं इस क्वेश्चन. इन अ हीट इंजन, अभी देखते हैं नेक्स्ट. इन अ हीट इंजन ऑपरेटिंग इन अ साइकिल. साइकिल में इंजन है, पहली छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं है. साइकिल में ऑपरेट होगा, इंजन है, साइकिल में ऑपरेट होता है. ये चीज बताएगा भी, कुछ स्टोरी लाइन भी बताते हैं लोग. अभी देखो, सोर्स टेम्परेचर हमें 606 दे रखा है, हमें इसे केल्विन में करना पड़ेगा. सिंक 20 दे रखा है, 606 में करना पड़ेगा. व्हाट विल बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्शन. कितना हीट रिजेक्शन, मतलब एफिशिएंसी मैक्सिमम में ऑपरेट हो रहा है पर किलोवाट ऑफ नेटवर्क. वर्क आउटपुट भी हमें 1 किलोवाट दे रखा है. ठीक है, हमने 606 प्लस 273 जब करोगे तो 73 प्लस 6 कितना हो जाएगा. 73 प्लस 6 79, और 606 तो 879 हो गया, 273, और यहाँ पर 20 है, 273 तो 293 हो गया. ठीक है, इस पे हमारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है. ओके, यहाँ पर हमें 1 किलोवाट का वर्क आउटपुट मिल रहा है, ये भी ठीक है. अभी एफिशिएंसी मैक्सिमम मिल रही है, वर्क आउटपुट भी मिल रहा है. व्हाट विल द हीट रिजेक्शन, कितना क्यू रिजेक्शन होगा, ये हमें बताना है. हम दोनों को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. तो आप देखो, हमने इससे क्या माना, इसे Q2, Q1 बाय, देखो इस तरह के जो नंबर आते हैं, और हमारा जो ESC का पेपर है वह नंबर्स का खेल रहता है. इस चीज को समझिए. अब इस क्वेश्चन को देखिए, Q1 बाय T1 879 इज इक्वल टू Q2 बाय 293. अब आप इसे देख पा रहे हो कि ये 3 टाइम्स है भाई साहब, तो हमने 3 टाइम्स कर दिया, यानी Q1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Q2. मतलब इससे क्या हुआ, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 3 है. समझो, अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो वर्क आउटपुट हमें कितना मिल रहा था, 2 यूनिट. 2 यूनिट 1 किलोवाट है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 0.5 किलोवाट. और खत्म, आंसर हमारा आ गया. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट. समझ पा रहे हो. अब आप कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, आप Q1 माइनस Q2 करोगे और आप W आ जाएगा, W से माइनस करके आप निकालोगे, वो भी एक परफेक्ट कन्वेंशनल मेथड है. बट हमें फास्ट प्रोसेस करना है. हमें पता चल गया Q1 इज इक्वल 3 टाइम्स ऑफ Q2, तो हमने Q2 को माना 1 और Q1 को माना 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. 2 यूनिट वर्क हमें मिल रहा होगा. 2 यूनिट की वैल्यू 1 किलोवाट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5. खत्म. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 28th, 1 kg of air is subjected to the following processes. ठीक है, 1 kg of air, छोटा पॉइंट हमारा क्या नोटिस करना, 1 kg of air, एयर है. ठीक, एयर एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम इतने से उतना. ठीक है, अब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है. रिपीटेड क्वेश्चन कैसे, हमने ये एक चीज किया था ना, आइसोथर्मली, और ये प्रेशर इधर से उधर जाएगा, तो P2 माइनस P1 नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कटाया आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है,
तो ये वाला कंप्रेस वाला टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये निगेटिव आएगा। तो 2 को हटा के हमें, और फिर एयर सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रेशर 3 फोल्ड हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ये हम पहले कर चुके हैं ना इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम ऐसा पूछा है विच ऑफ द अबव ऑल प्रोसेसेस, इसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गई, पॉजिटिव आनी है। यहाँ पे पॉजिटिव का डिस्कशन है, 2 नहीं आएगा, 2 को हमने हटा दिया, 2 को हटाया, 2 को हटाया, 1 and 3 इज करेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है टू रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन थर्मल रिजर्वायर एट 1200 केल्विन है, फिर T2 है और 300 केल्विन, सच दैट द फर्स्ट इंजन रिसीव्स हीट फ्रॉम 1200 में लेगा और रिजेक्ट करेगा T2 पे, व्हाइल द सेकंड रिसीव्स 300 पे, ठीक है ना, व्हाइल सेकंड इंजन एट, मतलब रिजेक्ट करेगा 300 पे। द एफिशिएंसी क्या है, बोथ की इक्वल है। एफिशिएंसी इक्वल, मैंने बताया एफिशिएंसी इक्वल, तो हम क्या निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा तो 12 और 3 का निकलेगा, तो क्योंकि ये 200 तो बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, ठीक ना। 12 into 3, 12 3 is 36, 36 का रूट कितना हो जाता है, 6, 600 केल्विन आ गया, खत्म, आंसर सी, ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, मतलब एक हो सकता है, 102 हो सकता है, ऑप्शन दे रखे हैं, आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, प्रोसेस है या प्रोसेसेस, देखो कितना बारीकी से ये बताते हैं। अब हमें जो इनमें से आता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल में हमने पहले से भी कर रहे हैं, कुछ हमें याद हो गया होगा, कुछ प्रोसेस जो होते हैं हमें पता है। देखो यहाँ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोला है, देखो हम ये क्वेश्चन जो होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, अब आप देखते हो कि आइसेंट्रोपिक कैन बी रिवर्सिबल या एडियाबैटिक, नो, बट इट इज नॉट कंपलसरी, तो हमने इसे थोड़ा सा डाउटफुल में है तो रख दिया यहाँ पर। स्लो हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हॉट टेम्परेचर, नो, हॉट सोर्स से अगर स्लो हीटिंग हो रही है तो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी देयर एंड एंट्रोपी जनरेशन कैन बी पॉसिबल, तो हमने इसे भी डाउट में छोड़ा। कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस जो होता है इट्स नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस में आते हैं रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। सो हमें ये कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वहां एंट्रोपी जनरेशन होगा और नो एंट्रोपी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एंट्रोपी डिफरेंस होगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, तो ये तो रिवर्सिबल नहीं रहा, ठीक है ना। अब हमने 3 को उड़ा दिया, एक ही ऑप्शन उड़ा है अब तक। अब देखो इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हम पढ़ चुके हैं, जो भी इवेपोरेशन होता है दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो 4 इज करेक्ट। अब इसमें से हमें देखना है 4 इज मस्ट करेक्ट, 4 इज ट्रूली करेक्ट, हम ये जान रहे हैं। तो अब इसमें ऑप्शन दिया 1, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को इन्होंने मान लिया रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सो ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट। इस चीज को समझ रहे हो किस तरह क्वेश्चन को क्रैक करना है। अब हमें पता चल गया स्लो हीटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ हॉट सोर्स इज क्या, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, समझ आ गया। हमने दो हमें पता था, यहाँ देखो कांस्टेंट प्रेशर वाला हमें ट्रूली पता था कि ये तो नहीं होगा, तो हमने 3 को उड़ाया, और 4 हमें पता था कि जरूर होगा, तो हमने इसे एक्सेप्ट किया, तो इसके साथ केवल एक ही ऑप्शन था और ये हमने ले लिया। तो जो एग्जाम बन रहा है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इस तरह के डाउटफुल क्वेश्चंस को क्रिएट करते हैं इन सच अ मैनर कि आप अगर जो आपको सच में पता है अगर आपने उसे क्रैक किया तो आपका क्वेश्चन निकल आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। यहां बोला रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, चीज को ध्यान रखो, रिवर्सिबल इंजन है, ऑपरेट्स बिटवीन अ टेम्परेचर 900, फिर T2 इज लेस देन 900 एंड अदर रिजर्वायर इंजन जो है रिवर्सिबल इंजन है वो 400 में, ठीक है ना, और 400 से T2 ग्रेटर है, मतलब समझ में आ गया ना, वो सीरीज में चल रहा है, इन सीरीज, देखो रिवर्सिबल इंजन सीरीज है। इफ वर्क आउटपुट इज बोथ इक्वल है, ठीक है ना, वर्क आउटपुट हमने बताया था, वर्क में जब भी आ जाए इक्वल कर दे तो हमें एवरेज निकालना है, एवरेज 900 और 400 का हमें एवरेज निकालोगे कितना होगा, देखो 900 और 400 का हमें निकालना है, तो कितना 9 4 13, 13 का 12.5, सॉरी 12.5 नहीं, 13 का 6.5 और 6.5 केल्विन होगी राइट आंसर, ओरली कर दिया, क्यों पेन एंड पेपर को यूज करना उसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A Carnot engine operates between 27 डिग्री सेल्सियस and 227 डिग्री सेल्सियस. If the engine produces 300 Kelvin of work, what is the entropy change during heat addition? इस चीज को ध्यान रखो, during heat addition मार्क किया क्योंकि during heat addition में हमें ज्यादा जरूरत है, हमें पूरा नहीं निकालना कि क्या हो रहा है इंजन में, हमें केवल जब हीट एडिशन हो रहा है
तो कितना एंट्रोपी चेंज हो रहा है? हीट एडिशन, हमारा ऊपर का हम सोर्स का रिजर्वायर देख रहे हैं, जब हीट ऐड हो रहा है क्या, तो 327 प्लस 273 मतलब कितना हो गया, 400 600, तो 600 कैलोरी विल बी देयर एंड इंजन प्रोड्यूसेस हाउ मच, यहाँ ये लग गया, तो यहाँ तुम्हारा 300 केल्विन हो गया। ओके, इंजन प्रोड्यूस कर रहा है 300 किलो जूल, हमने यहां से देखा कि 1/2 हो रहा है, ठीक है, 1/2 मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 1 निकल रहा है। अब हमें हीट सप्लाइड पता चलेगी 600 जूल आ रही है, तो 600 क्यों, देखो एंट्रोपी हीट एडिशन में जब भी हो रहा है, हीट जब ऐड हो रही है, हीट ऐड हो रही है, तो 6/600 Q/T करोगे ना, Q/T, T हायर, तो Q/T हायर मतलब 600 इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। माइनस का 1 साइन नहीं ले रहा है, साइन हम इसमें नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया, तो बी इज द राइट आंसर, किलो जूल पर केल्विन। Q/T जब समय करना तो आंसर आ गया, समझ आ रहा होगा। यहां देखो, एंट्रोपी ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस is the sum of entropies of constituents evaluated at temperature of the mixture, देखो, and pressure of the mixture। देखो जब कभी भी गैस की बात होती है तो गैस के हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, हम फिर एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी उनका मोल का हो या मोलर कॉन्फ़िगरेशन में हम बात करेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर तो ठीक हम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा तो पार्शियल वॉल्यूम पार्शियल होगा। तो हम एंट्रोपी निकालते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में हमारा रिलेशन जरूर है, लेकिन टेम्परेचर ऑफ अ मिक्सचर वहां लेते हैं, और जब प्रेशर और वॉल्यूम लेंगे तो या तो पार्शियल प्रेशर लेंगे या पार्शियल वॉल्यूम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट लेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये वॉल्यूम ऑफ अ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर इज गलत, वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर इज गलत, वहां पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वॉल्यूम ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेंगे, समझ आ गया, क्योंकि वहां एटॉमिक लेवल पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं, वहां ये मतलब गैस के पूरे कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर का डिस्कशन होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो इस वजह से देखो यहाँ पर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर बता रहा था, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बोला है फॉर रियल, देखो रियल थर्मोडायनेमिक साइकिल, मतलब रियल मतलब कैसी होती है, इरिवर्सिबल होगी, रियल मतलब क्या है, इरिवर्सिबल, इस चीज को ध्यान दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट, तो हमें पता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी बोलता है साइकिल में del Q/T/T शुड बी लेस और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो रियल के लिए यही है, लेस वाला, लेस देन इक्वल्स टू, तो ऑप्शन नंबर 20 का रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां बोला है कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, इसको समझना है, इस चीज को समझिए, ये हम बोलते हैं एक एडियाबैटिक प्रोसेस, एक बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। Reversible adiabatic can be isentropic process, or that's why it is entropy change will be 0 or entropy is constant. Entropy should be constant. ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है, लेकिन हम adiabatic process के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं, is always constant entropy process होगा, ये गलत बात है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, सिंपल सा गलत। रिवर्सिबल एडियाबैटिक की बात होती तो हम ऐसा बोलते, क्योंकि इन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो हीट ट्रांसफर, तो ये एडियाबैटिक में क्यू तो तुम्हारा 0 रहता है, देखो del Q विल बी 0, बट आप बोलो कि साइक्लिंग इंटीग्रल ये तुम्हारा del Q/T जो है वो 0 होगा, तो ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक नहीं, तो ये तो सही है और ये गलत, और जैसे पहला हमारा असर्शन गलत होता है तो आंसर तो बहुत क्लोजली आ जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है एक्चुअली में, अगर इसका रीजन सही रीजन होना चाहिए था, वो होता है क्योंकि वो एक्सटर्नली वो प्रोसेस एक्सटर्नली तो रिवर्सिबल हो गया,
एडियाबैटिक अगर है तो एक्सटर्नली कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही और वहां पर, लेकिन इंटरनली देयर विल बी सम लॉसेस और इस वजह से वो इरिवर्सिबली एक्ट करेगा और एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और शायद यही बेटर वे था एक्सप्लेन करने का। मैं एक चीज और देख लेता हूँ, अगर मैंने कोई पॉइंट नोट आउट किया है। ठीक है, नहीं तो मैंने सही बताया। तो यहाँ पर आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ये आइसेंट्रोपिक नहीं है, इसलिए यही चीज बता चुका हूँ, तो इट्स करेक्ट, ठीक ठाक है इतना एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये गलत है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ये सर गलत हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि a heat source H1 can supply 6000 kilojoule per minute at 300 Kelvin and another heat source H2 can supply 60,000 kilojoule per minute at 100 degrees Celsius. Which one of the following statement is correct if the surrounding is इतना? एक चीज देखो, इसमें बोला है कि both source are at the same efficiency। अब efficiency की बात हो रही है यहाँ, फर्स्ट efficiency लोअर efficiency पावर, ठीक है ना। यहाँ पर बात क्या हुई है एफिशिएंसी की। एक हमारा इंजन है H1, एक हमारा इंजन है H2, ठीक है। दोनों के लोअर टेम्परेचर इज सेम, ठीक, हायर टेम्परेचर अलग अलग। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जब हमारा लोअर टेम्परेचर सेम हो गया, हायर टेम्परेचर हमारा अलग अलग है। यहां पर एक 300 है, एक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो T हायर माइनस T लोअर अपॉन T हायर, ऐसा बोलते हैं। और इसमें भी यही चीज, सेम चीज, जिसका T हायर ज्यादा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। जिसका T हायर कम, उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। अब ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि आप यहां देख रहे होगे कि यहां पर केवल 6000 किलो जूल पर मिनट मिल रहा है, तो यहां पर वो ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, सप्लाई कर रहा है कितना, 60,000। लेकिन क्वालिटी ऑफ हीट जो यहां पर है, टेम्परेचर डिफरेंस जिसमें ज्यादा होगा, वहां पर हमारी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इस वजह से इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हायर टेम्परेचर के कारण इसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। तो बोथ हैव सेम एफिशिएंसी, तो गलत हो गया। फर्स्ट हैव लोअर एफिशिएंसी, नहीं, फर्स्ट की ज्यादा होगी, तो ये भी गलत। सेकंड हैज लोअर एफिशिएंसी, सही है, ये सही है, ठीक है ना। सेकंड हैज लोअर एफिशिएंसी एंड द फर्स्ट हीट सोर्स प्रोड्यूस हायर पावर। अभी ये हायर पावर प्रोड्यूस करेगा, हम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां हम टेम्परेचर पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर पे एनालिसिस हम कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि ये हायर पावर जो बेस होगी वो होती है W नेट अपॉन Q सप्लाइड। यहाँ Q सप्लाइड का फर्क आता है, Q सप्लाइड जिसका ज्यादा होगा और एफिशिएंसी जिसकी ज्यादा या कम होगी उसका मल्टीपल आएगा, और तब हम इसे बोल सकते हैं। तो इसे हम कुछ जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो जाए। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट। इसका और बेटर वे बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ एनर्जी मिलती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, इस वजह से एफिशिएंसी हमारी हायर टेम्परेचर वालों की ज्यादा होती है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला है 37th,
37 बोल रहा है कि ऑल कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस आर एडियाबैटिक, कांस्टेंट एंट्रोपी, और ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस आर नॉट आइसेंट्रोपिक। इसको समझो कि जितने भी कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है वो एडियाबैटिक होते हैं। मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी बोल रहा है, ये सिंपली ऐसा बोलना चाहता है कि जितने भी आइसेंट्रोपिक हैं वो एडियाबैटिक होते हैं। ऐसा बोला गया क्या? वो गलत बात। जरूरी नहीं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि ऐसे होते हैं, बट ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस आर नॉट आइसेंट्रोपिक, और एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर नॉट आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक आर आइसेंट्रोपिक बट एडियाबैटिक प्रोसेस आर नॉट आइसेंट्रोपिक। ये तो बात सही है, आधा तो सही लिखा है इसने, ये तो सही लिखा है, बट ऊपर गलत लिखा है, तो हमारा एक गलत हो गया। और जैसे हमारा एक गलत, तो भाई साहब हमें रीजन देखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ए हमारा गलत हो गया, ऑप्शन डी हमारा हो, क्योंकि ए फॉल्स, केवल ओनली एक ही ऑप्शन दिया गया। अब नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है। एडियाबैटिक प्रोसेस which resist the exchange of energy to the surrounding, मतलब Q ट्रांसफर को वो रेजिस्ट करता है, may have irreversibility due to friction and heat conduction। क्यों? यही चीज बताया था इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, ये कि एडियाबैटिक प्रोसेस भी कांस्टेंट एंट्रोपी ऑलवेज हैव अ कांस्टेंट एंट्रोपी क्यों नहीं होती है? पहली बात ये समझो, इसलिए नहीं होती, ये रीजन है इसका आपको रीजन पढ़ना। देखो ये क्वेश्चन था 2005 का, 2006 को इस तरह घुमा के पूछा, मतलब हर बार रिपीटेड ईयर में सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट कितने बनाएंगे? एक स्टूडेंट की लाइफ में या एक स्टूडेंट के लिए कंपटीशन के लिए एक सेट ऑफ नॉलेज हमें चाहिए, ठीक है ना। बाकी फील्ड वर्क विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, तो एक सेट ऑफ नॉलेज डिफाइन करने के लिए उनके पास सेट ऑफ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस की लिमिटेशन है, इस बात को समझिए। फॉर अ कॉम्पिटिटिव पर्पसेस, फॉर अ रिसर्च ओरिएंटेशन यू हैव डिफरेंट स्कोप्स and different areas which can be broadened afterwards, but for a competitive world you have to limit yourself and be specific with your study materials which will be going to be helpful to crack an examination। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो लोग अपने स्टडी मटेरियल्स को लिमिट नहीं कर पाते हैं। ESC जो प्रीवियस ईयर इज अ बेस्ट सोर्स, यू कैन स्टिक टू दैट सिलेबस, और ये आपको काफी ब्रॉडन है, इतना इजी भी नहीं है कि इसे ESC को कंप्लीट कर पाना, ये ब्रॉडन है और इसमें आपके सारे एग्जाम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जैसे यहाँ पर पुराना क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर लिखा है कि ऐसा होता है और आपने इसे गलत किया, और हो सकता है मेरी बातें नहीं समझ में आई हूँ आपको, लेकिन यहाँ रीजन एग्जैक्टली दे रखा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो कि हीट ट्रांसफर को रेजिस्ट करता है, मे हैव इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट कंडक्शन। कारण रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या? मैंने बताया था कि एक्सटर्नल रिवर्सिबल हो सकता है बट इंटरनल रिवर्सिबिलिटी विल बी देयर। वो क्या बोलेगा? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, ये मैंने बताया था ना, यही चीज था, इरिवर्सिबिलिटी ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हीट कंडक्शन, यही होता है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब बोला है कार्नोट इंजन यूजेस नाइट्रोजन एज अ वर्किंग फ्लूइड, इसके गामा एडियाबैटिक इंडेक्स दे रखा है 1.4 एंड हीट सप्लाइड इज 52 किलो जूल। द एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो, ये चीज को समझो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो V2/V1 दे रखा है एंड द रिसीवर टेम्परेचर इज 295 केल्विन, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, ठीक है। तो इसमें सिंपल हमें क्या दे रखा V2/V1, तो हमने निकाला क्या T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 पावर गामा माइनस 1 हमेशा बोलते हैं, तो 1/32 पावर गामा माइनस मतलब 0.4 हो गया, एंड T2 इज इक्वल टू T1 हमें दे रखा है, T2 रिसीवर एंड में दे रखा है, तो हमने इससे मल्टीप्लाई करें 1/32 पावर 0.8 इंटू 295। अब इशू इज कि अब आप इसे कैसे सॉल्व करो, तो आपको पता है कि 1/2 होल पावर 5 इंटू ये 0.4 को आप लिख सकते हो क्या 2/5, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 1/4 इंटू 290, सॉरी T2/T1। आपको यहां पर हमें निकालना था अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, इस चीज को थोड़ा गलत हो गया, ये T1 हमारा था
T2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो ठीक है, इतना हमने कर दिया है, बट यहाँ तुम्हारा T1 है, यहाँ तुम्हारा 295 है, और ये आपकी आगे इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 295 अपॉन T1। तो T1 हमारा निकल गया 295 इंटू 4, ठीक है ना। हायर टेम्परेचर निकल गया हमारा, हायर टेम्परेचर हीट रिजेक्टेड निकालना है। तो Q1 हीट सप्लाइड मतलब 52 अपॉन T1 कर दोगे, 295 इंटू 4 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2 295, ठीक है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, और 4 1 जा 4 3 जा, तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक मिनट, Q2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 किलो जूल। ये आपने सॉल्व कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन यहाँ पर मेन क्या था, अच्छा है जरूर है, लेकिन यहाँ पर मेन था इस चीज को सॉल्व कर पाना। जो थोड़ा सा पहली बार देखेगा वो फंस जाएगा, और जो प्रैक्टिस कर लेगा एक बार वो कर जाएगा। तो ये थोड़े से ट्रिक है, और ये बेसिक चीज है ना, कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये तो है, ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखो, यहाँ बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड लॉ। ये चीज बोला है। अभी फॉर एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इंक्रीजेस, मैंने बताया था कितने बार एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इंक्रीज ही करती है। कौन सा करेक्ट बोला, तो करेक्ट भाई साहब ये पहला ऑप्शन मिल गया। अब आप क्यों बार बार पढ़ोगे, ठीक है ना। पढ़ना है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये गलत ही है। और ये तुम्हारा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी गलत है। तो रिवर्सिबल क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहा है। एंड एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग इज मोर, ये भी गलत हो गया क्योंकि कार्नोट की ज्यादा होती है। तो ऑप्शन ए ही इज करेक्ट है। ये चीज है कि आप बाकी ऑप्शन पढ़ लो, बट जो करेक्ट कॉन्सेप्ट दिया है तो उसे आपको रट लेना है, ऐसा समझ लो। अब यहाँ दिया है असाइनिंग द बेसिक डायमेंशंस ऑफ मास लेंथ एंड टाइम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। एमएलटी तो दिया था, थीटा टेम्परेचर के लिए दिया है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर द एंट्रोपी। एंट्रोपी किस तरह लिखते हो, किलो जूल पर केल्विन, यही तो लिखते हो। किलो जूल मतलब न्यूटन मीटर, तो न्यूटन को क्या लिखते हो, न्यूटन मीटर को अब mlt पावर -2 इंटू मीटर करोगे तो L² हो जाएगा, अपॉन कैल्विन है, कैल्विन मतलब थीटा था, तो ml2t पावर -2 थीटा पावर -1, थीटा पावर -1। तो ये आपका आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिफिकल्ट है क्या, नहीं बिल्कुल इजी है। न्यूटन मीटर को आपको तो ml में करना आता ही होगा, इस चीज को ध्यान रखो बस। न्यूटन की आप याद रखो, न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है mlt पावर -2, बस इतना याद रखो। और आप जो भी होगा मीटर मल्टीप्लाई किया अपॉन थीटा कर दिया, बस खत्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस अंडरगॉन बाय अ परफेक्ट गैस एज शोन बिलो इन द प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये है टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया है, पीवी पावर 1.5 दे रखा है यहाँ पर 1.5 एंड पीवी पावर 1.2 कांस्टेंट में, 1 2 एंड 2 3 दे। अब हमें बताना है which representation show correctly the above process on the TS diagram। अब चीज देखो, पहले आप ये तो जानते होगे कि अगर हमारा PV डायग्राम ऐसा होता और ये 1.4 पे होता, मतलब क्या, इन बिटवीन ये 1.4 अगर आता 1.4, तो हमारा डायग्राम TS में कैसा बनता, ऐसे बनता, ये 1.4 का बना, यानी अगर 1.4 से कम है तो ऐसे जाता है। आइसेंट्रोपिक पूरा नहीं होता तो किस तरह जाता है, ऐसे जाता है। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे जाएगा, सिंपल इज दिस। अगर कम है 0.4 से वैल्यू तो 1.2, ज्यादा हो गई तो 1. कितना है 5 और 6 जो भी है। तो हमने ये एक्सपेंशन दिखा दिया। अब आपका जो भी ऑप्शन हो, ये तो गलती होगी, हटा दो इसे, दोनों इधर, एक इधर, यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अब देखो यहाँ दोनों है, यहाँ भी तो दोनों है, तो हम देखेंगे 1.2 का इधर आना चाहिए था ना, राइट साइड में, तो 1 से 2 ये था, ये गलत हो गया, इस वजह से गलत है क्योंकि उसका प्रोसेस उसने गलत शो कर दिया, उल्टा शो कर दिया, बाकी ये तो गलत ही गलत है। अब आप कहोगे 1.5 और 1.6, तो 1.6 ऐसे चला जाएगा, दोनों ये सही हो जाता फिर। तो आपको बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना, बस काम आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ फिर से रिपीटेशन है क्वेश्चन का। कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 327, ये हम कर चुके हैं, और हीट एडिशन के लिए हमें निकालना था। यहाँ पर एक आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है 2008 का,
तो हम इसे अब नहीं करेंगे, ठीक है, अब इसे हम नहीं करेंगे। ऑल राइट, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर टू लोअर टेम्परेचर। अब देखो इंक्रीज होती है, टेम्परेचर अगर लोअर हो रहा है तो हमारी एंट्रोपी लोअर टेम्परेचर में इंक्रीज होगी, क्योंकि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। अगर टेम्परेचर लोअर होगा तो हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ये तो सही बात हो गई, ये सही है। द चेंज इन एंट्रोपी मे बी रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर ट्रांसमिशन इनटू वर्क। ये होता है चेंज इन एंट्रोपी, जो होती है अनअवेलेबिलिटी ऑफ हीट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वर्क होता है, अनअवेलेबल रहता है वो, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। और एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड, नहीं, अब वो बताता है अनअवेलेबल है कितना, इज अनएबल टू कन्वर्ट पर डिग्री ड्रॉप इन द टेम्परेचर, ये भी गलत है, ठीक है ना, ये नहीं बताता कितना हम ऑब्टेन कर रहे हैं वर्क, ये गलत बता रहे हैं। दोनों चीजें गलत हो गई, ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल गलत हो गए, जब दो ऊपर गलत हो गए तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ओनली, ठीक है। ये वाला पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, the change in specific entropy of a system undergoing a reversible process is given by delta is equal to Cp minus Cv को हम R लिख सकते हैं, R ln V2 by V1, it is valid for, देखो अगर ऐसा लिख रहा हो, हमने पहले भी ये चीज लिख चुके हैं कि Cv ln T2 by T1 प्लस R ln V2 by V1, ये वही चीज लिखी है। लेकिन जब अगर ये जीरो हो जा रहा है, यानी कैसे जीरो हो रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल हो गया होगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी देयर अंडरगोइंग आइडियल गैस, तो यही ऑप्शन सी। एडियाबैटिक की कोई बात से मतलब ही नहीं है, तुम्हारा इससे भी कोई मतलब नहीं, आइसोबारिक की तो बात ही नहीं हो रही, केवल ऑप्शन बी इज करेक्ट। एट क्रिटिकल पॉइंट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज जीरो होगा भाई साहब, क्योंकि देखो टीएस डायग्राम आप बनाते हो और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ वेपोराइजेशन कितना मिलता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन विल बी जीरो, नो, वेपोराइजेशन विल बी जीरो, यहाँ जितना जाओगे नीचे आपको मैक्सिमम मिलता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 1.5 घंटा हमारा हो गया अभी, 1.5 घंटा, ओके। फोर्टी 45 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी 45 क्वेश्चन और बाकी है, चलो करते हैं इसी में, एक ही वीडियो में से खत्म करते हैं, ठीक है। या इसके भी 2 पार्ट कर देते हैं ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक सेशन आदमी इससे ज्यादा देखना पसंद भी नहीं करता ना, तो आई थिंक वी शुड हैव टू स्टॉप हियर, क्योंकि अभी इसमें नियर अबाउट 100+ क्वेश्चन है, तो 50 तक हम कवर कर लेते हैं पहले, ओके, 50 तक हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देंगे। The relation ds is equal del q by t, where s represents the entropy, q represents the heat and t represents the temperature, holds good which of the following reversible के लिए, देखो del q reversible is equal to tds होता है, ये रिवर्सिबल के लिए रहती है, रिवर्सल प्रोसेस ओनली, हाँ सही बात है, इरिवर्सिबल के लिए नहीं रहती, इस चीज को याद रखो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफाइन है, तो आपको इरिवर्सिबल वगैरह गलत हो गया, और रियल प्रोसेस के लिए गलत है, ये केवल रिवर्सल प्रोसेस के लिए इक्वेशन है, ठीक है। ओके, अभी यहां पर बोला 47th, एन इन्वेंटर सेज दैट हिज न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन while working between a temperature range of इतना एंड इतना, मतलब 600 से 300 के बीच में, 600 से 300 के बीच में जब वो ऑपरेट कर रहा है, वहां पर वो रिजेक्ट कर रहा है, अभी इस क्वेश्चन को देखना, रिजेक्ट 45% ऑफ द हीट अब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, कितना रिजेक्ट कर रहा है, 45%,
मतलब 0.45 रिजेक्ट कर रहा है जितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फ्रॉम द सोर्स, मतलब 1 से, और यहाँ पर कितना दे रहा है 55%। तो हिज इंजन हैज इक्विवेलेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड हमने ले लिया, तो एफिशिएंसी एक्चुअल शुड बी 55%। ओके, अभी लेकिन कारनॉट अगर हम निकालते हैं तो 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, या टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर करते हो तो 1/2 आ जाएगा, वो 50%। एक्चुअल ज्यादा है कारनॉट से, कारनॉट शुड बी मैक्सिमम एफिशिएंसी ना, इज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये इम्पॉसिबल सा इंजन हो गया ना, इम्पॉसिबल इंजन हो गया, तो ये दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब ये समझ गए होगे, काफी बार इस चीज को कर चुके हैं। कारनॉट एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, लेकिन अगर कोई बोले कि मैक्सिमम एफिशिएंसी 50 है और बट एक्चुअल इंजन की एफिशिएंसी 55 है, तो दिस इज एब्सर्ड नो, तो ये इम्पॉसिबल इक्वेशन हो गया या इंजन हो गया, इम्पॉसिबल इंजन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंजन ABC ऑपरेटिंग ऑन कारनॉट साइकिल यूजेस वर्किंग सब्सटेंस आर्गन, ऑक्सीजन एंड एयर। पहली बात, कारनॉट अगर हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो किसी भी वर्किंग सब्सटेंस का कोई असर नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन इंजन विच इंजन विल हैव हायर एफिशिएंसी, तो ये इंजन है गलत, बी गलत, क्योंकि कोई असर ही नहीं पड़ता, तो ऑल इंजन हैव द सेम एफिशिएंसी। वर्किंग सब्सटेंस का कोई भी इंजन की एफिशिएंसी में फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है तो टेम्परेचर का, क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, 49 देखो, अ सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कारनॉट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ टेम्परेचर 180 और 20 में हो रहा है, इंजन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क है, तो हमें इंटरमीडिएट प्रेशर टेम्परेचर निकालना है, इंटरमीडिएट निकालना है। तो हमने क्या किया, ये सिंपल डिग्री ऑफ सेल्सियस में है, तो हमने दोनों को ऐड करके बस एवरेज निकालना होगा ना, जब वर्क सेम तो हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज टेम्परेचर। तो 180 प्लस 20 अपॉन तुमने 2 कर दिया तो 100 डिग्री आ गया, 100 डिग्री आ गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंजन ऑपरेटिंग ऑन कारनॉट साइकिल रिजेक्ट 40% ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स, 40%, व्हाइल द सिंक ऑपरेट इतना, तो सोर्स टेम्परेचर हमें निकालना, हमने फिर से ऐसे ही किया, रिजेक्ट कर रहा 40% फ्रॉम द सोर्स, सोर्स अगर 1 ले रहा है तो ये 40% यहाँ दे रहा है, और यहाँ पर जा कितना रहा है 0.6 से आ रहा है। ओके, और ये तो बताओ हमारा सोर्स टेम्परेचर कितना होगा, सिंक हमें दे रखा है 300, अब सोर्स निकालना है तो Q बाय टी हायर और टी लोअर कर दो, तो 1 अपॉन टी हायर इज इक्वल टू 0.4 अपॉन टी लोअर, तो टी हायर इज इक्वल टू 300 अपॉन 4.4 हो गया, 1000 हो गया, ये 25 हो गया, 25 75 जीरो इतना हो गया, माइनस 273 हमें करना है, माइनस 23 का हमने कर दिया 477 डिग्री सेल्सियस आके टी हायर। समझ रहे हो, ये सिंपल है, आप कर सकते हो इस तरह। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसे करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसे हम 2 पार्ट में कर देते हैं। ओके, दो पार्ट में रखते हैं क्योंकि अभी ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो thank you so much for watching and attending this session. Please share this video to your friends जो कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथ में ही। ओके, और आप सबके साथ प्रैक्टिस करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काफ़ी सीखने को मिलता है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं प्रॉपरली आते तो उसमें काफ़ी पढ़ना पड़ता है और फिर क्लियर करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।